friends, myself Neeru. Let us start our next lecture. ठीक है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था वो एनाइलेशन एंथैल्पी के बारे में कराया था लास्ट टॉपिक। तो आज हम एनाइलेशन एंथैल्पी से आगे करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो फैक्टर्स एनाइलेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, किसी भी एटम की जो एनाइलेशन एंथैल्पी होती है उसको काफी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और जिसमें से हमारा सबसे पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर का चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल के साथ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। तो मतलब आउटरमोस्ट शेल के साथ पकड़ उसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अगर आउटरमोस्ट शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो इसका ये हमारे पास फैक्टर है कि with the increase of nuclear charge the annihilation enthalpy goes on increasing। तो annihilation enthalpy increase in nuclear charge के साथ इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जो सेंटर में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ मैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के साथ इसकी पकड़ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली उसको अट्रैक्ट कर सकता है, और जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, और हमें ज्यादा निकल तो जाता है बट हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। तो एनाइलेशन एंथैल्पी गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर हमारा ये है एटॉमिक रेडियस। अब आपको मैंने बताया जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी मींस नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा। जब वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होता है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल की न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, और विद इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, ये हमारा जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस की इंक्रीज होने के साथ साथ जो आयनाइलेशन एंथैल्पी होती है वो हमें कम चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो सेकंड फैक्टर हमारा है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियस आयनाइलेशन एंथैल्पी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड फैक्टर हमारा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, थर्ड फैक्टर, yes, penetration means probability of finding the electron near the nucleus। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हम ऑर्बिटल्स देखते हैं तो s ऑर्बिटल के बाद p आता है, p के बाद d आता है, d के बाद f आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। फर्स्ट शेल जो होती है s ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद p ऑर्बिटल होता है, उसके बाद d ऑर्बिटल होता है, एंड लास्ट में f ऑर्बिटल होता है। मींस f ऑर्बिटल बहुत दूर चला गया। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट डिपेंड करता है कि वो कितनी पास है न्यूक्लियस के। तो s ऑर्बिटल बहुत ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के, दैट्स व्हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ s ऑर्बिटल इज वेरी मच हाई। तो जब हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना s ऑर्बिटल में से हमें रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। मींस अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है तो एनाइलेशन एंथैल्पी हाई होती है। तो s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन p का, देन d का, और लास्ट में f का। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम की जो आयनाइलेशन एंथैल्पी होती है वो लोअर होती है एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम Mg, जबकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कम होता है और एल्युमिनियम का ज्यादा होता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन देखिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट के बेसिस पे इसकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। 13 के बेस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, और 13 है तो ये 10 हो गए, 3s2 और 3p1। ओके, फिर आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। 12 के बेस पे ये है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। मैंने आपको अभी बताया कि s ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मींस s की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस ज्यादा होती है। जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा होती है। तो s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसका रीजन ये है कि एल्युमिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, और
मैग्नीशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में है, दैट्स वाई मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है। तो ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो ये आपको रीजन देना जब भी आपको क्वेश्चन आया अगर कि एक्सप्लेन व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर एज कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है, लेट अस स्टडी नेक्स्ट फैक्टर। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग मतलब किसी चीज से किसी चीज को बचाना, मतलब कोई चीज जो दूसरे को एक चीज के इफेक्ट से बचाव करती है तो उसको स्क्रीन बोलते हैं, मतलब उसका बचाना, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझिए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, और स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले तो इसका रिजल्ट ये है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में होता है, जहां पे हमारे पास एटॉमिक नंबर हाई होता है तो वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, उसके वो जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट शेल होती है, वैलेंस शेल जो होती है, उसके बाद दो टाइप के फोर्सेस हैं। एक तो फोर्स है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का कि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा एक फोर्स है जो कि है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग फोर्स मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कि जो अंदर वाली शेल्स है ना, दो तीन शेल्स आउटर मोस्ट शेल्स के को अंदर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करते हैं। तो दो टाइप के फोर्स हो गए, फर्स्ट फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस एंड सेकंड फोर्स इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बाय द इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल। तो नेट शेल में आपके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट शेल के ऊपर वो ये होता है न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। जो हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ना, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जो टोटल इफेक्टिव फोर्स होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो चार्ज लगता है, जो फोर्स लगता है, वो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो आउटर मोस्ट शेल को ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस के चार्ज से। न्यूक्लियस उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बाउंड हो जाएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे को कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन। इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन के बेस पे आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। तो वो आप दो बेसिस से बताते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं और जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन फिफ्थ फैक्टर है हमारा। लास्ट फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसे मान लो पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं हाफ फील्ड। और अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल के अंदर डबल डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के, तो इसको हम बोलते हैं फुल फील्ड, ठीक है। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी टाइप होती है, आउटरमोस्ट में आपके पास कोई भी मतलब कंजुगेशन होती है, तो क्या होता है कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। तो लेट अस स्टडी विद सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एज कंपैरिजन टू बोरॉन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम मतलब Be। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसकी कंजुगेशन होगी 1s2 2s2। और बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसकी कंजुगेशन होगी 1s2 2s2 2p1। आपको क्या नजर आ रहा है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बेरिलियम का वो है s। तो s ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस इसका s ऑर्बिटल फुल फिल है। और जो बोरॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो है p। अब p में आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल में से सिर्फ एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहीं से देखिए कि ये फुल फील्ड है और ये हमारे पास अभी पार्शियली फील्ड है, मींस जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी कम चाहिए होगी और इस फुल फील्ड को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम जो है वो मोर है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मोर है एज कंपैरिजन टू बोरॉन। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया।
हमारा सेकंड एग्जांपल है कि नाइट्रोजन की जो एनाइनेशन एंथैल्पी है हायर है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन की एनाइनेशन एंथैल्पी हायर है तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन के बेस पे देखेंगे। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक एनाइनेशन एंथैल्पी मोर है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो लेट अस सी, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इसका आउटर मोस्ट कॉन्जुगेशन 1s2 2s2 2p3 मींस इसमें p में 3 ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड है, हाफ फिल्ड हो गया ये। और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन है वो 1s2 2s2 2p4 होगा। ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो नाइट्रोजन के एनाइनेशन एंथैल्पी इसलिए ज्यादा है। इसका सिंपल रीजन है कि ये फुल फिल्ड हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल जो है, और ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो हाफ फिल्ड नहीं है। दैट्स व्हाई नाइट्रोजन की एनाइनेशन एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल और है इसका, यस, द एनाइनेशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज मोर देन सल्फर। तो उसका रीजन भी सेम ही होगा। फास्फोरस की एज कंपैरिजन टू सल्फर जो है एनाइनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि इसकी आउटर मोस्ट कॉन्जुगेशन 3p3 है, 3s2 और 3p3, और जो हमारे पास सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन है 3s2 3p4। ओके, तो क्या है हमारे पास फास्फोरस का, देखिए आउटर मोस्ट जो है वो फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, और इसलिए हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है एज कंपैरिजन टू सल्फर। सल्फर की जो आउटर मोस्ट कॉन्जुगेशन है वो फुल फील्ड नहीं है। लास्ट एग्जांपल इसका है नोबल गैसेस की एनाइनेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी मच हाई। क्यों होते हैं नोबल गैसेस के एनाइनेशन एंथैल्पी हाई? नोबल गैसेस जो है वो लास्ट ग्रुप है हमारा, लास्ट 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसको नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस में क्या होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड होता है, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना ही वो लूज करता है। इन केस उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है तो उसके लिए उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनाइनेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी मच हाई। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी हमने पढ़ा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अभी हमने सारे फैक्टर पढ़े, वो पीरियड के फैक्टर थे कि अलोंग द पीरियड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्रुप्स में क्या वेरिएशन होता है। तो ग्रुप्स में सबसे पहले तो आप देखिए कि ग्रुप में हम कहाँ जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम जाने में साइजेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर होती रहती है। तो पहला फैक्टर तो आपको इफेक्ट करता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसको 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाती है, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजेस सॉरी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स की जब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसका एक रीजन ये कि नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, जिससे कारण आउटर मोस्ट शेल की जो न्यूक्लियस के साथ पकड़ है वो कम हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग। एंड थर्ड फैक्टर हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं थर्ड फैक्टर है हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंक्रीजेस, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, बट जो टोटल इफेक्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज के साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का जो माइनस होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो इन केस ऑल द केसेस हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम इफेक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्स जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी सम अप ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पहले आप स्टार्टिंग देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि एनर्जी जितनी हमें चाहिए होती है टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल, हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी एटम को प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो
लेट अस स्टडी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। मैंने आपको अभी बताया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड an electron to the outermost shell of an atom is known as electron gain enthalpy। गेन से ही पता चल रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी था वैसे ही हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। तो वो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के आयनाइजेशन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड को ऐड करने की एंथैल्पी को हम बोलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड को ऐड करने की गेन एंथैल्पी को बोलते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये सारे के सारे लाइन वाइज अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है हमारे पास, पहले तो ये देखिए कि 2 टाइप्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं। तो इसको शॉर्ट तरीके से किस तरीके से याद रखना है कि हमारे पास 2 टाइप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो होती है वहां पे होती है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। मींस एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आपके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ऑक्टेट आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आपको ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा होती है। तो वहां आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। फॉर एग्जांपल हेलोजन का केस ले लीजिए। हेलोजन में आउटर मोस्ट शेल में ओनली एक इलेक्ट्रॉन कम होता है टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हेलोजन जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो जहां पे वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का काम करती है। सेकेंड वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पे होती है जहां पे एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है। तो सप्लाई आप कहाँ करोगे, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है बट फिर भी आपने धक्के से उस इलेक्ट्रॉन को उसमें एंटर करवाना है। तो अगर आपको किसी चीज को जबरदस्ती किसी को देना पड़ता है तो आपको उसको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हाईली पॉजिटिव होती है और जो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हाईली नेगेटिव होती है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ लेट अस स्टडी कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है कि जैसे जैसे अब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो एटॉमिक साइज इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो आउटरमोस्ट शेल की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आउटरमोस्ट के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी तो वो आउटरमोस्ट जो भी इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जब एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो क्या है सबसे पहला फैक्टर हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में मैंने आपको बताया अभी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो क्या होगा, आउटर मोस्ट की जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के साथ वो डिक्रीज होगी। ओके, जब डिक्रीज होगी मींस वो इलेक्ट्रॉन को इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हमें उसको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब सप्लाई करनी पड़ेगी तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक है, तो ये था एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट फैक्टर हमारा है सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका भी यही रीजन कि जब न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो आप देख लीजिए जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने बताया कि जब अट्रैक्शन होती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जब रिपल्शन होती है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो इस केस में क्या होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बिकम हाईली नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। ओके, लास्ट केस है आपका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम वही केस है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट अपने डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो फिर भी अगर हमें हाफ फील्ड में तो ऐड करने पड़ते हैं, तो जो हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं हाफ फील्ड या फुल फील्ड में तो आपके होंगे ही नहीं ऐड, बट हाफ फील्ड में जो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करनी है तो आपको उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। जब एनर्जी सप्लाई करोगे तो उसकी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो लास्ट केस हमारा ये है कि जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो वो स्टेबल है। क्या है, जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड है तो वो क्या है, दोनों केस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जब आप हाफ फील्ड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो सप्लाई करनी पड़ेगी तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग अलोंग द पीरियड। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलोंग पीरियड। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वेरिएशन है, ठीक है, अलोंग द पीरियड, मैंने बताया कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव कैसे होगा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा पी ऑर्बिटल है वो फुलफिल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें पी ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसको कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट को वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के कारण एनर्जी रिलीज होती है और वो ज्यादा नेगेटिव होते हैं एज कंपैरिजन टू बाकी एलिमेंट्स, मींस पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं। तो पीरियड में जो इसकी ग्रुप में जो इसकी वो होती है, ये पीरियड की थी। नेक्स्ट है ग्रुप में वेरिएशन कैसे होती है, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब शेल इंक्रीज होती है तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया शेल इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस के लिए वो कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा कि उसकी जो अट्रैक्शन कम होगी तो उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर डालने के लिए, तो वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लेस नेगेटिव होती है एज कंपैरिजन टू सल्फर के। तो लेस नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड नहीं मीन्स पार्शली फिल्ड होता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमारे पास पी ब्लॉक में 4 एलिमेंट, पी उसमें ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल करता है, दैट्स वाई उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा पॉजिटिव होती है। सेम रीजन फॉर द फ्लोरीन, फ्लोरीन में भी यही होता है कि फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में ज्यादा होने के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है, और अगर उसको इलेक्ट्रॉन को डालना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट्स वाई उसकी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट अस स्टडी लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी हमारे पास बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस साइड पे आपके पास H लगा है, इस साइड पे Cl लगा है। अब आप ये बताइए कि H और Cl में से इलेक्ट्रॉन की नीड सबसे ज्यादा किसको है, Cl को है, क्योंकि Cl का आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। तो क्या करता है Cl जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को। जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो इस टेंडेंसी को, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाली टेंडेंसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है 50% s ऑर्बिटल होता है, 50% p ऑर्बिटल होता है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, एज कंपैरिजन टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस एटम के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं तो वो दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट्स वाई उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज के साथ। लास्ट इज नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मींस फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, दैट्स वाई जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ फ्लोरीन, जब फ्लोरीन होगा अटैच यहाँ पे एज कंपैरिजन टू आयोडीन के। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ फैक्टर।
नाउ लेट अस स्टडी जो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले तो मेटालिक और नॉन मेटालिक वेक्टर के बारे में बताता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मेटल्स क्या होती है। मेटल्स जो होती हैं हमने पहले भी स्टडी किया है कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो मेटल का काम करती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जो भी उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका जो मेटालिक वेक्टर है गोज ऑन डिक्रीजेस, मींस उसका नॉन मेटालिक वेक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेटालिक वेक्टर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटालिक वेक्टर क्या होता है, इंक्रीज व्हेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस नॉन मेटालिक वेक्टर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है कोई एटम तो वो नॉन मेटल होती है, ठीक है। तो ये था पहली इसका यूज एप्लीकेशन। सेकंड वन इज पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में बताता है। तो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। नंबर वन इज पोलर बॉन्ड एंड नंबर टू इज नॉन पोलर बॉन्ड। तो नंबर वन जो पोलर बॉन्ड है वो क्या है हमारे पास, जब हमारे पास दो एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 1s1 और इसके आउटर मोस्ट में 1s2, 2s2, 2p5, 2p6, 3s2 और 3p5, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप ये देखिए कि आउटर मोस्ट से इसको भी कंप्लीट करनी है, बट इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है सिर्फ ओनली +1 है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +17 है। ओके, तो ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यहां से, इस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा वो कौन खींचेगा ज्यादा, क्लोरीन। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मींस ये बॉन्ड जो है वो पार्शियली डिवाइड हो जाता है, तो दो आपको एंड्स मिल जाते हैं, एक प्लस का चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं पोलर एटम। तो ये पोलर बॉन्ड बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट है आपका सेकंड वन इज नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड वो होता है जब आपके पास कोई भी मतलब जैसे सेम एटम लगे हैं, कार्बन एंड कार्बन, तो ये इक्वली अट्रैक्ट करेंगे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। जब ये अपनी तरफ इक्वली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ पे ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस बॉन्ड को आप बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे लगा होता है उतनी ही पोलैरिटी ज्यादा होती है, मींस उतना ही डायपोल इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, इतना ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे दो टाइप की एप्लीकेशंस में हेल्प करती है, मेटालिक और नॉन मेटालिक वेक्टर बताने के लिए। नॉन मेटालिक वेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग तो नॉन मेटालिक वेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरा आपको हेल्प करती है कि वो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में बताने के लिए कि वो पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ नेक्स्ट इज ये कुछ एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं सेकंड पीरियड की, कि वाई सेकंड पीरियड जो है वो ज्यादा मतलब कि डिफरेंट होता है एज कंपैरिजन टू सारे पीरियड्स के। तो सेकंड पीरियड है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसके कुछ रीजंस हैं। ये हमें क्वेश्चन आ जाता है कि वाई सेकंड पीरियड जो है शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि सेकंड जो पीरियड है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट पीरियड के, तो साइज स्मॉल। सेकंड वन इज लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो, रेडियस जो है इसकी स्मॉल हो जाएगी तो उसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्यों, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई होती है। लास्ट वन इज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा यूज होगी आगे जाके, वो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, मींस स्टेबल होता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप्स क्या होता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13, 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक डायगोनल रिलेशनशिप मतलब एलिमेंट जो है डायगोनली एक दूसरे के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे लिथियम एंड सोडियम, ये बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो लिथियम जो है मैग्नीशियम जैसी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा, और बेरिलियम जो एल्यूमिनियम जैसी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ वैलेंसी एक हमारे पास पॉइंट है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि आउटर मोस्ट की शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं या फिर आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं।
तो जितने आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसको उस एलिमेंट की वैलेंसी बोला जाता है। तो ये तो था हमारा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।